Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Adviz Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स। इस चैप्टर में हमने ऐसा सीखा है कि अगर एक वायर में करंट फ्लो करे तो उस वायर में से जब करंट फ्लो करेगा तो वायर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंड उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा अगर करंट का डायरेक्शन दे तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये हमने सीखा। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सीखा था साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाएंगे हम लोग जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, ऐसा बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है एंड हम लोगों को उस प्रोटॉन को ना स्टूडेंट्स एक्सेलरेट करना है यूजिंग साइक्लोट्रॉन के मदद से एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन इज टू बी मेड। तो हमने स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड यूज किया उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है एंड इस मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया प्रोटॉन पे। प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है यूजिंग साइक्लोट्रॉन। हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग ऑफ द फील्ड्स, कि कितने टाइम पीरियड में ऑसिलेटर शुड रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ D1 एंड D2, ये हमसे पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो जो टाइम पीरियड होता है ना स्टूडेंट्स चार्ज के रिवॉल्यूशन का साइक्लोट्रॉन में, उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। आपको याद आ रहा है? The formula for time period is 2πm/qb। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला से ये मिला था। तो स्टूडेंट्स 2 तो 2 है, पाई इज 3.14, m इज द मास किसका? चार्ज का। q क्या है? तो q आपके चार्ज का वैल्यू है एंड b स्टूडेंट्स क्या है? तो b है मैग्नेटिक फील्ड। हमको स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि हमको फील्ड को रिवर्स करना है, फील्ड हैज टू बी रिवर्स्ड। तो फील्ड हम पूरे साइकिल के बाद रिवर्स नहीं करेंगे। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये सपोज है D1 एंड ये सपोज है D2। तो D1 से लेके D2 के आधा साइकिल के बाद D1 एंड D2 का पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए। फिर से स्टूडेंट्स जब हमारा चार्ज D2 से D1 की ओर जाएगा आधा साइकिल के बाद पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट्स हमारा पोलैरिटी रिवर्स होगा हर बार आधा साइकिल के बाद। तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो पूरे साइकिल का टाइम पीरियड है। आधा साइकिल के बाद हमारा पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए, तो जो हमारा टाइम पीरियड पूछा है पोलैरिटी रिवर्स होने का वो इसका आधा होगा। तो हम लोग अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। जब स्टूडेंट्स हमने ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 2.34 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। तो इतने टाइम इंटरवल के बाद ना स्टूडेंट्स D1 एंड D2 का पोलैरिटी क्या होना चाहिए? स्वाइप होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास स्टूडेंट्स एक अल्फा पार्टिकल है एक हीलियम एटम में। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर +2 का चार्ज होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स इज हीलियम He42। तो ये नीचे वाला जो नंबर होता है वो चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर +2 का चार्ज है। हमने इस अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया साइक्लोट्रॉन से एंड जो काइनेटिक एनर्जी है जो उस अल्फा पार्टिकल को मिल चुका है दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये उस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो चुका है। अल्फा पार्टिकल को स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेट किया यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.88 टेस्ला। 1.88 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। अल्फा पार्टिकल ने स्टूडेंट्स जो सर्क्यूलर पाथ ट्रेस किया उसका रेडियस 24.6 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.246 मीटर होगा। हमको स्टूडेंट्स बोल रहे कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा ये बताओ। व्हाट विल बी द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल? तो ना स्टूडेंट्स चार्ज हमको दिया हुआ है, एनर्जी दिया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब 10⁻⁶, मेगा इज 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ इंटू 10 कितना हो गया? 10⁻⁷। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है स्टूडेंट्स?
तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे लिख दिया। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इन जूल। जूल में काइनेटिक एनर्जी मिला 1.6 इंटू 10⁻12 बराबर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, रेडियस को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है? तो मैंने बोला 2 का होता है। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर चार्ज इज 2 टाइम्स ई। एक का चार्ज अल्फा पार्टिकल में ऐसा 2 है तो इट इज 2 टाइम्स ई। तो ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब आपने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा पार्टिकल के अंदर चार्ज इतना हो गया, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो क्लियर? अब स्टूडेंट्स, रेडियस कितना होता है? तो रेडियस अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला इज mv अपॉन क्यूबी। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला याद आ रहा है? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला था QBr इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो अगर QBr इज इक्वल्स टू m इंटू वी था तो r स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टू mv डिवाइडेड बाई q इंटू b। ये क्या है? ये आपके रेडियस का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि उसका वैल्यू दिया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो तो हाफ mv स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया पता है क्या? ये 2 को ऊपर ले लिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे E लिखा है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 2 स्टूडेंट्स ऊपर गया तो 2 इंटू ई। तो 2 इंटू ई कितना होगा? तो 2 इंटू ई होगा आपका m इंटू वी स्क्वायर। एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को m से मल्टीप्लाई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को m से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 2em इज इक्वल टू m इंटू m स्क्वायर, मतलब इट इज mv द होल स्क्वायर। तो 2 इंटू e इंटू m इज mv द होल स्क्वायर। आया बात समझ में? तो ये चीज ना स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस r में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो आई विल टेल यू। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो r क्या है? mv अपॉन क्यूबी। तो r का स्क्वायर क्या होगा? r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर होगा mv का स्क्वायर, एंड mv का स्क्वायर हमको मालूम है 2 इंटू e इंटू m। तो हम ना स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो 2 इंटू e इंटू m है वो mv के स्क्वायर के जगह पे इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो r स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू e इंटू m अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर। अब ना स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, आप देख रहे हो m इंटू वी के स्क्वायर के जगह पे क्या डाल दिया, 2 इंटू ई इंटू एम अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। हमको क्या पूछा है? हमको मास पूछा है, तो मास एक साइड में रहेगा, बाकी सारी चीजें दूसरे साइड में। तो स्टूडेंट्स हमको मिलेगा मास इज इक्वल्स टू क्यू बी आर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ई। ये 2 टाइम्स ई नीचे आ गया स्टूडेंट्स। सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, Q का वैल्यू, B का वैल्यू, R का वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, सारे वैल्यूज को करो सब्सटीट्यूट। तो स्टूडेंट्स फाइनल जो आपको मास मिलेगा दैट इज 6.624 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल निकाला। तो ये 2 न्यूमेरिकल्स है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों के साइक्लोट्रॉन का जो फॉर्मूला था उसको एक बार रिवाइज करवाने का कोशिश किया गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले विद हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज। हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज, हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज मतलब कि हम एक चार्ज को हेलिकल वे में मूव कब करवा सकते हैं, व्हेन वी कैन मेक अ चार्ज टू मूव इन अ हेलिक्स। पहले आप एक चीज समझो, अगर स्टूडेंट्स मैं ऐसा कहूं आपको कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज को रखा सच दैट हमारा चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, चार्ज का जो वेलोसिटी होगा, दैट वेलोसिटी इज लाइक दिस। स्टूडेंट्स चार्ज पे लगने वाला वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पे V एंड B 90 डिग्री पे है। जब भी ऐसा होता है चार्ज पे लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मालूम है कि नहीं? साइक्लोट्रॉन में बोला था चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका चार्ज क्या करेगा, ऐसा सर्कल में घूमेगा। The charge will experience a centripetal force and the charge will move in a circle. तो हेलिकल मोशन नहीं होगा, हेलिकल मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट,
अगर स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करूं कि यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, एंड ये स्टूडेंट्स हमारा चार्ज है। अब हमारा चार्ज क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। पहले परपेंडिकुलर जा रहा था, अभी उसके डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए, तो डू यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि हमारा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। तो अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, साइन थीटा का वैल्यू 0 होएगा। थीटा 0 है ना, तो साइन थीटा कितना 0। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 होएगा तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन थीटा, एंड साइन थीटा कितना है 0 है। तो साइन 0 कितना हो गया 0, मतलब फोर्स कितना हो गया 0। फोर्स कितना हो गया 0, मतलब कि हमारे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा एंड चार्ज एकदम खुशी खुशी सीधा 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 चलता जाएगा। हेलिकल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो चार्ज हमारा हेलिकल पाथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते टाइम नहीं जाएगा, पैरेलल डायरेक्शन में जाते टाइम भी नहीं जाएगा। अगर चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था तो चार्ज विल मूव इन अ सर्कल, एंड अगर हमारा चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो गोली की तरह सीधा जाएगा, एंड अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चार्ज विल मूव इन अ सर्कल। हमको ये दोनों नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, तो हमको चाहिए हेलिकल मोशन। क्या कर सकते, कर ये सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे। चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आप ध्यान दो, हमको यह मालूम है कि चार्ज पे लगने वाला फोर्स इज Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार, मतलब कि Q वी बी साइन थीटा। तो हम क्या करने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना तो पैरेलल मूव किया ना परपेंडिकुलर मूव किया, तिरछा तिरछा हम लोगों ने चार्ज को प्रोजेक्ट किया। सी दिस वेलोसिटी डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अगर मैंने इस चार्ज को ऐसा तिरछा प्रोजेक्ट किया तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम तोड़ सकते हैं, फिजिक्स के भाषा में रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। एक हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो तिरछा वेलोसिटी से मैंने चार्ज को प्रोजेक्ट किया, ये तिरछा वेलोसिटी जब दो कंपोनेंट्स में हमने उसको देखा, हमने उस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट चार्ज को ऐसा गोल गोल घुमाएगा, एंड स्टूडेंट्स ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, ये वेलोसिटी का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का चार्ज को सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसा लेके जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो, दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर के वजह से चार्ज को गोल घूमना पड़ेगा एंड पैरेलल कंपोनेंट के वजह से चार्ज को साइमल्टेनियसली आगे भी जाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर के वजह से चार्ज को गोल घूमना पड़ेगा, पैरेलल वेलोसिटी के वजह से साइमल्टेनियसली चार्ज को आगे भी जाना पड़ेगा। तो चार्ज क्या करेगा, हेलिक्स में मूव करेगा ना, बस हो गया टॉपिक। तो अगर चार्ज को हेलिकल पाथ में मूव करवाना है तो चार्ज पे लगने वाला वेलोसिटी शुड बी तिरछा, मतलब ऑब्लिक विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पे लगने वाला वेलोसिटी ऑब्लिक है तो वो ऑब्लिक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, एक पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट चार्ज को गोल गोल घुमाएगा, पैरेलल कंपोनेंट चार्ज को आगे लेके जाएगा। साइमल्टेनियसली दोनों होगा तो क्या होगा, द चार्ज विल स्टार्ट टू मूव इन अ हेलिकल पाथ लाइक दिस। बोलो क्लियर। सो फार वी हैव कंसीडर्ड दैट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर हो तो हमारा चार्ज मूव्स इन अ सर्कल, बराबर। सो इफ द चार्ज पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट which is parallel to the magnetic field, then it will move in a straight line. अब हमने क्या किया ना, हमने वेलोसिटी को ऑब्लिक डायरेक्शन में डाला, ऑब्लिक। तो अगर वेलोसिटी ऑब्लिक में गया तो उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है
परपेंडिकुलर, एंड एक कंपोनेंट है पैरेलल। परपेंडिकुलर कंपोनेंट चार्ज को गोल घुमाएगा, पैरेलल वाला आगे लेके जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, द पैरेलल कंपोनेंट कॉजेज द चार्ज टू मूव इन द डायरेक्शन एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉजेज द चार्ज टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। दोनों एक साथ होगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, द चार्ज विल मूव इन अ हेलिकल पाथ। एक छोटा सा टॉपिक था, आया बात समझ में? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। The next part that we have to discuss is magnetic force on a current carrying wire. अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि अगर एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, तो करंट पास होने वाले वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही सीखा है। वायर है, करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स हमको यह सीखना है कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, करंट कैरिंग वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, तो उस वायर पे ना स्टूडेंट्स फोर्स लगेगा। वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ILB sin थीटा। कैसे ये फॉर्मूला आया, दैट वी विल डिस्कस नाउ। तो अगर हमारे पास एक वायर है, वायर में से करंट पास हो रहा है, वायर को स्टूडेंट्स हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर पे लगेगा फोर्स। क्लियर है? अच्छा ध्यान दो, हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये वायर लिया, तो हमारा ये जो वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है I। थ्रू दिस वायर करंट इज फ्लोइंग I। हमने इस वायर को स्टूडेंट्स एक एक्सटर्नल बार मैग्नेट के साथ रख दिया, तो एक एक्सटर्नल बार मैग्नेट के बीच में वायर है। तो ये बार मैग्नेट का N पोल एंड ये बार मैग्नेट का S पोल, N पोल S पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स N पोल से S पोल की ओर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड N पोल से S पोल की ओर जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अंदर जा रहे हैं। करंट ना स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, करंट आगे जा रहे हैं, तो हमारा करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमको एक एंगल दिख रहा है, एंड दैट एंगल स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर में से बहने वाले करंट के बीच में है, दैट एंगल स्टूडेंट्स थीटा। तो हमारे इस वायर पे जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज ILB sin थीटा। जो मैं आपको बोल रहा था, इतना फोर्स करंट कैरिंग वायर पे लगता है, ILB sin थीटा। नोट डाउन करके रखना नोटबुक में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, जिसमें से करंट पास हो रहा है व्हेन द वायर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर को हमने रखा, तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, ILB sin थीटा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आया कैसे, हाउ दिस ILB sin थीटा इज कमिंग, देखते हैं कैसा है ना स्टूडेंट्स। वास्तविकता में अगर मैं बोल रहा है कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली वायर में से क्या फ्लो हो रहा है अगर मैं बोल रहा है कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, वेरी गुड, चार्ज फ्लो हो रहा है। वास्तविकता में हमारे वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो अगर मैंने तुमको बोला कि वायर में से करंट फ्लो हुआ, तो वास्तविकता में वायर में से चार्ज मूव हुआ। स्टूडेंट्स डू यू रिमेंबर कि अगर हमारे पास एक चार्ज है एंड चार्ज एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में, तो चार्ज पे लगता है फोर्स, चार्ज पे लगता है फोर्स, एंड जो फोर्स चार्ज पे लगता है जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड से मूव करता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है, हम सबको मालूम है, QVB sin थीटा। मालूम है कि नहीं? तो जब मैं बोल रहा है कि वायर में से करंट फ्लो हुआ, वास्तविकता में वायर में से चार्ज फ्लो हुआ, एंड ये चार्ज फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव किया, तो डेफिनेटली चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स, एंड उस फोर्स का फॉर्मूला होगा QVB sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम लोग ना स्टूडेंट्स ये V मतलब जो चार्ज का वेलोसिटी है, उसको सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करेंगे। तो आप समझने का कोशिश करो, ये जो वायर है ना स्टूडेंट्स, इस वायर के लेंथ को मैंने कंसीडर किया L, वायर के लेंथ को मैंने कंसीडर किया L, एंड इस वायर को कवर करने के लिए चार्ज को वक्त लगा T। वायर की लंबाई है L एंड इस वायर को कवर करने के लिए चार्ज को वक्त लगा T। तो वेलोसिटी V का क्या फॉर्मूला होता है?
तो v स्टूडेंट्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज l, टाइम इज t। तो चार्ज ने कवर किया डिस्टेंस l कितने वक्त में, t टाइम में, तो हम कहेंगे कि l by t becomes the v। क्लियर है? एरो चार्ज से आ रहा है, एरो आना चाहिए वेलोसिटी से, क्योंकि मैंने वेलोसिटी को रिप्लेस किया। बराबर? तो चार्ज को स्टूडेंट्स एज इट इज लिखा, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिया, l by t, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी l by t, चार्ज का वेलोसिटी, b तो b है, साइन थीटा साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो t है ना, ये मैं चार्ज के नीचे लिखेगा, किधर भी लिख सकते हैं ना t को, तो t को मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया पोजीशन से, तो वो चार्ज के नीचे आ गया। स्टूडेंट्स q by t, q by t रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। लो आ गया फॉर्मूला। मतलब कि स्टूडेंट्स q by t के जगह पे हमने I लिखा, L हो गया, B हो गया, साइन थीटा हो गया। तो दिस इज द फोर्स विच विल एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जब हमारा वायर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तब। एंड ये जो फोर्स है जो वायर पे लगेगा, ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो ये फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब तुम्हारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट्स थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, वेरी गुड। तो अगर साइन 90 इतना होता है तो 1 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ILB। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच विल एक्ट ऑन द वायर अगर थीटा 90 डिग्री पे है तो। क्लियर है? तो आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर द फॉर्म्यूला कि अगर आपके पास एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा तो उस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ILB साइन थीटा। कितना फोर्स लगेगा, ILB साइन थीटा। क्लियर है? अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, फोर्स तो लगा कितना, ILB साइन थीटा, डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल आप जरा समझने का कोशिश करो। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, रेड एरो, तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा हम हमारे राइट हैंड के सारे फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखेंगे। तो हमारे राइट हैंड के सारे फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। फिर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है स्टूडेंट्स, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहे उस डायरेक्शन में कर्ल्ड फिंगर्स बेंड होगा। तो कर्ल्ड फिंगर्स स्मॉलर एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बेंड होगा। जब ऐसा होगा तो हमारा जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। मैग्नीट्यूड कितना था, ILB साइन थीटा। तो इससे आपको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि फोर्स F इज ILB साइन थीटा, तो साइन थीटा है ना स्टूडेंट्स, तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर फॉर्म में मैं बोल सकता है कि F बार इज इक्वल्स टू I इंटू L बार क्रॉस B बार। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने उसको लिखा I इंटू L बार क्रॉस B बार। मतलब कि स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, हमको I के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल होता है। एंड हम लोग उसको B के डायरेक्शन में कर्ल्ड फिंगर्स को लेके जाएंगे, तो जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं ना स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये फोर्स को निकालने का एक और सिंपल मेथड सिखाएगा। तो ये फोर्स को निकालने का ये तो समझा राइट हैंड कर्ल रूल। एक सिंपल मेथड होता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल में ना स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम हमारे लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ऐसे आपस में परपेंडिकुलर करते हैं। आप अपने घर पे जहां पे आप हो, आप अपने फिंगर्स को लेफ्ट हैंड के इस तरह से बेंड कर लो सच दैट आपका थंब फोर फिंगर से परपेंडिकुलर हो, आपका फोर फिंगर मिडिल फिंगर से परपेंडिकुलर हो एंड आपका मिडिल फिंगर थंब से फिर से परपेंडिकुलर हो। हर उंगली दूसरे उंगली से परपेंडिकुलर होना चाहिए। यू शुड बेंड इट लाइक दिस। अगर स्टूडेंट्स आपका मिडिल फिंगर ने फोर फिंगर ने, अगर स्टूडेंट्स आपके फोर फिंगर ने बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया एंड आपके मिडिल फिंगर ने I मतलब करंट का डायरेक्शन दिया, तो आपका थंब ना फोर्स का डायरेक्शन देगा। You remember that this is F, this is B, this is I, FBI। तो अगर आपके फोर फिंगर ने B यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया,
आपके मिडिल फिंगर ने आई यानी करंट का डायरेक्शन दिया, तो आपका थंब ना स्टूडेंट्स फोर्स का डायरेक्शन देगा। सो व्हाट इज दिस? एफ। व्हाट इज दिस? बी। व्हाट इज दिस? आई। एफ बी आई, एफ बी आई। अप्लाई करो यहां पे। अगर स्टूडेंट्स हमने बी को अंदर एंड आई को सीधा रखा, बी स्टूडेंट्स अंदर है एंड आई आपका सीधा जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो ये ज्यादा सिंपल मेथड है राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से। हालांकि अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उससे आप कर सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर। फॉर्मूला क्या है? ILB sin थीटा। डायरेक्शन निकालने का इजी है ये वाला लेफ्ट हैंड रूल, FBI। I शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, I। B आपका अंदर जा रहा है, तो फोर्स किधर है? ऊपर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ना स्टूडेंट्स इस पे एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हम ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है, एक वायर है, एंड वायर का मास स्टूडेंट्स 20 ग्राम का है। द मास ऑफ द वायर इज 20 ग्राम, तो ये m है, दिस इज द मास, ठीक है। एंड इस वायर की लंबाई स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ L 1 मीटर का है। 1 मीटर लंबा वायर का लेंथ है। हमने स्टूडेंट्स जब इस वायर में से करंट पास किया, हमने इस वायर में से करंट पास किया 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट पास किया वायर में से, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हमारा वायर ना आसमान में लटक रहा है, हमारा वायर गिरा नहीं। ये देखो लेविटेटेड, लेविटेटेड मतलब वो आसमान में उड़ रहा है, तो वायर जमीन पे गिर नहीं गया। वायर का मास कितना है? तो वायर का मास है 20 ग्राम का, एंड इस 20 ग्राम के मास वाले वायर में से 1 एम्पियर का हमने करंट पास किया। तो जब हमने 1 एम्पियर का करंट 20 ग्राम वाले मास वाले वायर से पास किया, तो हमारा वायर आसमान में ही उड़ रहा है, जमीन पे गिरा नहीं। तो हमको बोल रहे हैं कि उस वायर पे बाहर से लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? स्टूडेंट्स पहले तो आप समझो, अगर आपके पास एक वायर है तो तुम्हारे वायर को अर्थ अपनी ओर खींचेगा, हर चीज को खींचता है ना। अगर मैं ये पेन को छोड़ दूं तो क्या होगा? पेन गिरेगा। तो आपके इस वायर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg का। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से स्टूडेंट्स वायर नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन आपका वायर नीचे गिरा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वायर आसमान में लटक रहा है, तैर रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज, वो हवा में तैर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वायर जमीन पे गिरा नहीं, मतलब कोई ना कोई फोर्स ने ना स्टूडेंट्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल किया होगा, किसी ना किसी फोर्स ने ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल किया होगा, जिसके वजह से वायर नीचे नहीं गिरा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने वाला जो फोर्स होगा, वो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा, तब जाके वो mg को कैंसिल कर पाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स ये फोर्स कौन सा है? तो ये वो फोर्स है जो आपके वायर पे लगेगा जब वायर में से करंट पास कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अभी अभी सीखा कितना ये फोर्स का वैल्यू होगा, तो ये फोर्स का वैल्यू होगा ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। थीटा परपेंडिकुलर दिया है, तो थीटा परपेंडिकुलर दिया है मतलब थीटा के जगह पे 90 डालोगे, मतलब कि स्टूडेंट्स मैं ऐसा कह सकता है कि हमारा वायर बैलेंस हो गया, हमारा वायर आसमान में लेविटेट कर रहा है, आसमान में तैर रहा है। इसका मतलब mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है, उसका वैल्यू ILB sin थीटा के साथ इक्वल हो जाना चाहिए। थीटा के जगह पे स्टूडेंट्स 90 डिग्री डाला है तो sin 90 1 हो गया, तो ILB इज इक्वल टू mg, बराबर। वैल्यूज पुट कर दो। अगर आपने वैल्यूज पुट कर दिया तो आपको I का वैल्यू मालूम है, L का वैल्यू मालूम है, आपको M का वैल्यू मालूम है, G का वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू तुम निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ILB इज इक्वल टू mg, तो यहां से स्टूडेंट्स B विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाई I एंड L नीचे, I एंड L नीचे, सारे वैल्यूज तो मालूम है, तो सारे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करो, mg/l सब पुट करो, तो B का वैल्यू स्टूडेंट्स तुमको मिलेगा 0.196 टेस्ला, 0.196 टेस्ला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड सर्किट इन मैग्नेटिक फील्ड। पिछले वाले मॉड्यूल में ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था,
स्ट्रेट वायर में से करंट जा रहा था तो स्ट्रेट वायर पे फोर्स कितना लग रहा था, ILB sin थीटा। अभी अभी देखा। अब स्ट्रेट वायर नहीं है, वायर को हमने कर्ल कर दिया इनटू अ क्लोज्ड लूप। तो अगर स्टूडेंट्स हमने वायर को क्लोज्ड लूप में कन्वर्ट कर दिया एंड उस क्लोज्ड लूप में से करंट पास हो रहा है, तो उस क्लोज्ड लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कितना फोर्स लगेगा। स्ट्रेट वायर पे कितना लगता है, ILB sin थीटा। तो अगर हमने वायर को क्लोज कर दिया, वी मेक इट इनटू अ सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप उसमें से भी करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। मैं तुमको पहले आंसर बता देगा, फाइनल आंसर, प्रूफ तो फिर देख ही लेंगे, पर फाइनल आंसर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल आंसर होगा कि उस लूप पे फोर्स का वैल्यू 0 होगा। मैं लिख भी देगा, जो फोर्स लगेगा ना उस लूप पे वो 0 होगा, 0 फोर्स लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। अगर स्टूडेंट्स हमारा वायर स्ट्रेट लाइन में था एंड स्ट्रेट लाइन वाले वायर में करंट फ्लो कर रहा था I, तो उस पर फोर्स लग रहा था ILB sin थीटा का। लेकिन अगर वही वायर को मैंने क्लोज कर दिया इनटू अ सर्कुलर लूप एंड सर्कुलर लूप में से करंट पास कर रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये सर्कुलर लूप वाले वायर में फोर्स लगेगा 0। कैसे, क्या देखो कैसा है ना स्टूडेंट्स, हमको ये मालूम है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी क्लोज्ड लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर क्लोज्ड लूप का वायर है जिसमें से करंट पास कर रहे हैं, तो फोर्स का वैल्यू उसमें 0 आएगा। प्रूव करवा के देगा, डेफिनेटली प्रूव करवा के देगा, बट आपको याद रखना है द रिजल्ट फर्स्ट। रिजल्ट याद रखो, फिर उस रिजल्ट तक हम पहुंच भी जाएंगे। रिजल्ट याद रखो कि टोटल फोर्स क्लोज्ड लूप जिसमें से करंट पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 होता है। अच्छा, इवन दो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द लूप पे फोर्स लगता है, लूप पे छोटे छोटे पार्ट्स पे फोर्स लगता है, लेकिन एंटायर लूप पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा। छोटे छोटे पार्ट्स पे फोर्स लगता है। कैसे, क्या, फिगर देखो कैसा है ना स्टूडेंट्स। हम लोगों को यहां पे क्रॉस दिख रहा है, तो क्रॉस का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ना अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अच्छा, तो ये आपका सर्कुलर लूप है एंड सर्कुलर लूप में करंट पास कर रहे हैं, कितना करंट पास कर रहे हैं, I। तो इतना सा अगर मैंने टुकड़ा सोचा स्टूडेंट्स, इफ आई कंसीडर ओनली दिस मच पार्ट, तो इतने से टुकड़े पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा दैट इज DF का डायरेक्शन कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, अभी अभी सिखाया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या नहीं, FBI लगाओ जरा, B किधर है, अंदर, B किधर है, अंदर, I किधर है स्टूडेंट्स, ऊपर, I किधर है, ऊपर, B किधर है, अंदर, फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया, उधर देखो, डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे अगर आपने देखा क्या था, ये F था, ये B था, ये I था, तो ये B किधर है, अंदर, I किधर है स्टूडेंट्स, नीचे, I किधर है, नीचे, B किधर है, अंदर, थंब किधर है, फोर्स किधर है, तो फोर्स जा रहा है टुवर्ड्स द राइट। तो डू यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि इतने से छोटे लूप पे फोर्स लगा, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे भी फोर्स लगा, हालांकि ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगा, है कि नहीं। मतलब ये वाला फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स इस पोर्शन पे लगने वाला फोर्स इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोर्शन पे लगने वाले फोर्स को कैंसिल करेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स इधर पे लगने वाला फोर्स इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाले एंड पे लगने वाले फोर्स को कैंसिल करेगा। तो बोलो टोटल फोर्स कितना होगा, 0। वही तो बोल रहा था, इवन दो एक छोटे से टुकड़े पे फोर्स लगेगा ओवरऑल वैल्यू विल बी 0। आया बात समझ में। लेट अस कंसीडर 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, जैसा हमको दिख रहा है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक एलिमेंट पे करंट ऊपर जा रहा है
दूसरे एलिमेंट पे करंट नीचे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने के वजह से फोर्स कैंसिल करेगा, वही आइडियल साइन थीटा। तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जिसके वजह से सारे के सारे फोर्सेस जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स पे लग रहे वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट फोर्स स्टूडेंट्स जो लूप पे लगेगा विल बी 0। बहुत बढ़िया। इसको स्टूडेंट्स अगर मैं मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करूं तो मैथमेटिकली स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसा लिख सकता है कि नेट फोर्स का वैल्यू ओवर द एंटायर क्लोज्ड पाथ इज आई डीएल बार क्रॉस बी बार, क्योंकि आइडियल साइन थीटा का ही फोर्स लगता है ना, तो पूरे क्लोज्ड पाथ पे इज 0। द नेट फोर्स विल बी 0 प्रोवाइडेड पूरे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एंड कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां का फोर्स ज्यादा होगा, जहां का मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां का फोर्स कम होगा। ऐसे दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तब तुमको थोड़ा थोड़ा फोर्स मिलेगा। हालांकि हमको ऐसा सोचना ही नहीं है, हमको सोचना है कि थ्रू आउट मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, सो द नेट फोर्स इज 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोचो, एक क्लोज्ड पाथ पे ना स्टूडेंट्स, एक क्लोज्ड पाथ पे, क्लोज्ड पाथ ही है ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, अभी अभी मिला। तो एक क्लोज्ड पाथ पे ना स्टूडेंट्स हमको फोर्स नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा टॉर्क। अगर हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है एंड क्लोज्ड पाथ में करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ है उसमें करंट जा रहा है, तो क्लोज्ड पाथ में स्टूडेंट्स फोर्स नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, टॉर्क। कितना टॉर्क मिलेगा, दैट्स द नेक्स्ट मॉड्यूल, देखते। तो ना स्टूडेंट्स व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप पे टोटल फोर्स तो 0 होता है, टॉर्क कितना लगेगा ये हमको देखना है। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग एक फिगर देखते हैं। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि इस तरह से हमारे पास एक्सटर्नल बार मैग्नेट है एंड इस एक्सटर्नल बार मैग्नेट के अंदर एक लूप ऑफ वायर हमने कंसीडर किया एंड इस लूप ऑफ वायर में क्या फ्लो कर रहे हैं, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स एन पोल से एस पोल जाएगा, तो ये रेड कलर का जो आपको एरो दिख रहा है रेड कलर का, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझ पा रहे हो ना, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एंड ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है ना एंड ये वाला पार्ट भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा 0 है। तो अगर थीटा 0 है स्टूडेंट्स, तो फोर्स कितना होगा, ILB साइन थीटा 0, तो कितना फोर्स होगा, कहने का मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि इस पोर्शन पे एंड इस पोर्शन पे फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स विल एक्ट एट दिस पोर्शन ऑफ द वायर एंड दिस पोर्शन ऑफ द वायर। ये पूरे वायर के पोर्शन पे फोर्स नहीं लगेगा, ये पूरे पोर्शन के वायर पे फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स विल एक्ट ऑन दीज टू साइड्स, क्यों, क्योंकि थीटा 0 है, बराबर। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये दोनों साइड्स अगर देखो, ये दोनों साइड्स, तो यहां पे आपके करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली थीटा 90 साइन 91, तो फोर्स लगेगा इस पोर्शन पे एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्स इस पोर्शन पे भी लगेगा। अभी पिछले वाले मॉड्यूल में हमने क्या स्टडी किया है कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे करंट ऊपर जा रहा था तो फोर्स इज अंदर, यहां पे करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स इज बाहर। अगेन यू कैन यूज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे ना तो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। एक बार देख लोगे, आओ देखते क्या सिखाया। FBI, बी किधर है, बी इधर है, आई किधर है, इस पार्ट पे ऊपर, आई ऊपर है, बी इधर है, तो फोर्स किधर है, अंदर। एंड इस पार्ट पे आई आपका नीचे, आई नीचे, बी आगे, आई नीचे, तो फोर्स किधर है, बाहर, बराबर। सो वी अंडरस्टूड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी ऑपोजिट। कभी भी ना स्टूडेंट्स अगर दो फोर्स लगे इक्वल मैग्नीट्यूड का
ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस W है, तो अगर हमारे पास दो फोर्स लगे इक्वल मैग्नीट्यूड का, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो दीज टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। बराबर। तो ना स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि कंसीडर दैट फोर्स F1 एंड फोर्स F2 आर एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैंने इसको कहा A, इसको कहा B, इसको कहा C, इसको कहा D, तो ना स्टूडेंट्स ऑन साइड AB फोर्स लगा, ऑन साइड CD फोर्स लगा, ये दोनों फोर्स का वैल्यू कितना होगा? ILB sin थीटा, थीटा 90 है, तो the force acting will be ILB sin 90, sin 91, so the force is only ILB। बराबर। तो हमारे AB वाले साइड पे फोर्स लगा ILB का, CD वाले साइड पे फोर्स लगा ILB का, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दे प्रोड्यूस अ टॉर्क। तो जो टॉर्क बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू F इंटू साइन थीटा। व्हाट इज F? जो फोर्स लग रहा है। व्हाट इज R? दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना है? तो W है। दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस इज W। एंड स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है क्या? हम F को सब्स्टिट्यूट करेंगे। F का वैल्यू कितना है? ILB, तो F के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो ILB सब्स्टिट्यूट करो, F हो गया। तो हमको मिलेगा W इंटू F के जगह पे ILB इंटू साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन दिस लूप। बराबर। अब कैसे है ना स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉइल का एरिया समझो, अगर आप इस कॉइल का एरिया समझो, एरिया, तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है? L, ब्रेथ कितना है? W। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो L इंटू W है, ये W है एंड ये L है, तो L इंटू W स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको एरिया मिलेगा लूप का। कहने का मतलब कि जो लूप का एरिया है, दैट एरिया A इज L इंटू W, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो तो एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? L एंड W ना लिखते हुए वी विल राइट A। तो हमको मिलेगा I तो है एज इट इज, IAB sin थीटा। दिस स्टूडेंट्स इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप, IAB sin थीटा। आगे जाने के पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा है। अगर मेरे इस लूप में सिंगल टर्न है, कितना टर्न है? 1, एक ही टर्न है, तो स्टूडेंट्स टॉर्क का वैल्यू IAB sin थीटा। 1 टर्न है तो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इस लूप में ना 2 टर्न्स हो, मतलब कि मेरा वायर एक बार ऐसा है, वापस से वो वायर दूसरा एक टर्न ऐसा है, तो इफ दिस वायर इज ऑफ 2 टर्न्स, 2 टर्न का अगर होगा, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू IAB sin थीटा। तो IAB sin थीटा के सामने क्या आ जाएगा? 2। अगर यहां पे मान लो 3 टर्न्स है, तो टॉर्क कितना होगा? 3 इंटू IAB sin थीटा। ऐसा करते करते ना स्टूडेंट्स, मान लो यहां पे कैपिटल N टर्न्स है। कितना टर्न्स है? अगर इस कॉइल के अंदर कैपिटल N टर्न्स होगा, देन द वैल्यू ऑफ टॉर्क ना स्टूडेंट्स विल बी N इंटू IAB sin थीटा। तो मैं चाहता हूं कि आप वो लाइन लिख लो। आप लिख लो कि इफ कॉइल हैज कैपिटल N टर्न्स, अगर हमारे कॉइल के अंदर कैपिटल N टर्न्स है, देन ना स्टूडेंट्स टॉर्क will be equal to N into I into A into B into sin of theta। So सेम फॉर्मूला, सामने बस N डाल दो अगर कॉइल के अंदर N टर्न्स हो तो। फिर से हम लोग अभी सोचेंगे कि एक ही टर्न है करके हम लोग आंसर आगे लेके जाएंगे, बट अगर कॉइल के अंदर N टर्न्स होगा तो NIAB sin थीटा सोचना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। अब ना स्टूडेंट्स हम ऐसा कहेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल कैपिटल M होता है। दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू A होता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब जिस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एनी मटेरियल विच इज मैग्नेटिक विल हैव दिस मोमेंट, एंड इफ द मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक, मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है, तो उसके अंदर M नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट्स हमारा मटेरियल मैग्नेटिक है, तो मटेरियल मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा मटेरियल के अंदर। तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक है, क्योंकि ओस्टर्ड ने बोला कि अगर करंट फ्लो किया वायर से तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है।
तो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपको I इंटू ए दिख रहा है, टॉर्क I इंटू ए, उस I इंटू ए के जगह पे कैपिटल M यानी मैग्नेटिक मोमेंट डाल सकते हो। तो अगर आपने उसको डाला तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टॉर्क का वैल्यू विल बी I इंटू ए के जगह पे M डाल दिया, बाकी सेम B साइन थीटा। सो इट इज MB साइन थीटा। ये जो हमको मिला ना स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स हमको मिलेगा द टॉर्क एक्टिंग विल बी M बार क्रॉस B बार, साइन थीटा ना तो क्रॉस प्रोडक्ट, सो हमको क्या मिलेगा, टॉर्क का वैल्यू M बार क्रॉस B बार। सो दिस इज द टॉर्क स्टूडेंट्स विच विल एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग लूप। सो इन दिस लेक्चर ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ILB साइन थीटा। करंट कैरिंग लूप पे कितना फोर्स लगेगा, 0। करंट कैरिंग लूप पे कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क लगेगा IAB साइन थीटा। एंड मैंने आपको ऐसे बोला कि इफ द कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स है, इफ n टर्न्स आर प्रेजेंट, अगर कॉइल के अंदर n टर्न्स है, ये मैं क्यों लिख रहा है बार बार पता है क्या स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस वी विल यूज इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर स्टूडेंट्स n टर्न्स होता है हमेशा, तो उधर हम टॉर्क का फॉर्मूला IAB साइन थीटा ना लिखते हुए उधर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं टॉर्क एज NIAB साइन थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो टॉर्क विल बी NIAB साइन थीटा। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग, लिव टू लर्न। विद दिस वी विल स्टॉप आवर लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट।